एक समय की बात है। घने जंगलों और ऊंचे पहाड़ों से घिरे सूर्यगढ़ नाम के राज्य में एक राजा राज करता था। राजा वीरेंद्र सिंह। वह एक शक्तिशाली और न्यायप्रिय राजा था। लेकिन पिछले कुछ समय से उसके जीवन में अशांति बढ़ती जा रही थी। महल के अंदर ही उसके खिलाफ षड्यंत्र रचे जा रहे थे। और सबसे दुखद बात, इस साजिश में उसका अपना भाई भी शामिल था। उसी राज्य के पास के जंगल में एक गरीब लेकिन निडर शिकारी रहता था, भीमा। भीमा रोज जंगल में शिकार करता, जो मिलता उसी से गुजारा करता। लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती। वह अक्सर खुद से कहता, जिंदगी छोटी है, डर के नहीं हंस के जीनी चाहिए। उसके पास ना अच्छे कपड़े थे, ना कोई परिवार, लेकिन उसके अंदर एक अजीब सुकून था। एक रात महल में राजा वीरेंद्र ने गलती से अपने ही दरबारियों की बात सुन ली। कल सुबह राजा के भोजन में जहर मिला दिया जाएगा। यह सुनकर राजा के पैरों तले जमीन खिसक गई। और जब उसने ध्यान से देखा तो उस साजिश में उसका अपना भाई भी शामिल था। राजा समझ गया, अब यहां रहना मतलब मौत को बुलाना है। उसी रात बिना किसी को बताए वह महल छोड़कर अंधेरे जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में चारों ओर सन्नाटा था। ठंडी हवा, अजीब आवाजें और डरावना माहौल। राजा, जो कभी रेशमी बिस्तरों पर सोता था, आज जमीन पर बैठा था। वह सोचने लगा। जिसके पास सब कुछ था, आज उसके पास कुछ भी नहीं। उसकी आंखों में आंसू आ गए। उसी समय पास से गुनगुनाने की आवाज आई। जो मिला उसी में खुश रहो। राजा ने देखा, एक शिकारी आग के पास बैठा कुछ पका रहा था। भीमा ने राजा को देखा और बोला। अरे ओ भाई, रात के इस समय जंगल में तुम ठीक तो हो? राजा थोड़ा घबराया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला। मैं मैं एक यात्री हूं, रास्ता भटक गया हूं। भीमा हंसा। जंगल में रास्ता भटकना आसान है, पर खुद को खो देना नहीं। बैठो, खाना खाओ। भीमा के पास बस थोड़ा सा मांस और रोटी थी। राजा बहुत भूखा था। भीमा बोला। खाना मिलेगा, लेकिन मुफ्त में नहीं। क्या मतलब? तुम्हारी उंगली में जो अंगूठी है, वो दे दो, खाना ले लो। राजा कुछ पल सोच में पड़ गया, लेकिन भूख के आगे सब हार गया। उसने अपनी कीमती सोने की अंगूठी उतारकर भीमा को दे दी। राजा ने खाना खाया और थोड़ी राहत महसूस की। भीमा उसे ध्यान से देख रहा था। तुम साधारण आदमी नहीं हो। तुम्हारी चाल, तुम्हारी बातें, कुछ तो अलग है। राजा हल्का सा मुस्कुराया। हर इंसान की अपनी कहानी होती है। भीमा बोला। अगर चाहो तो मेरे साथ रह सकते हो। जंगल में अकेले रहना आसान नहीं है। राजा ने कुछ देर सोचा, फिर धीरे से कहा। ठीक है, अब शायद मुझे भी किसी साथी की जरूरत है। जंगल की ठंडी हवा में रात धीरे धीरे बीत रही थी। आग की हल्की रोशनी में भीमा और राजा वीरेंद्र सिंह साथ बैठे थे। राजा सो चुका था, लेकिन भीमा जाग रहा था। भीमा की नजर बार बार राजा पर जा रही थी। उसके मन में विचार आने लगे। ये आदमी साधारण नहीं है। इसकी बात करने का तरीका, चाल ढाल, और वो सोने की अंगूठी। वह धीरे से खुद से बोला। कहीं ये कोई बड़ा आदमी तो नहीं? भीमा के मन में पहली बार लालच का छोटा सा बीज बोया गया। सुबह हुई। सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांक रही थीं। राजा जागा और थोड़ा शांत महसूस कर रहा था। शायद बहुत समय बाद उसे सुकून की नींद आई थी। भीमा ने पूछा। अब सच सच बताओ, तुम कौन हो? राजा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला। अगर मैं सच बताऊं, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? जंगल में भरोसा ही सबसे बड़ा हथियार है, बोलो। राजा ने गहरी सांस ली। मैं सूर्यगढ़ का राजा हूं। माँ एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन उसने अपने चेहरे पर कुछ नहीं आने दिया। उसने अंदर ही अंदर सोचा। राजा, मतलब इसके पास बहुत धन दौलत होगी। अब उसके मन का लालच धीरे धीरे बढ़ने लगा। राजा ने अपनी पूरी कहानी बता दी। भाई का धोखा, जहर देने की साजिश और महल छोड़कर भागना। भीमा ध्यान से सुनता रहा, लेकिन अब वह दोस्त की तरह नहीं, बल्कि मौके की तरह सोच रहा था। अगर मैं इसके साथ रहूं
तो शायद मुझे भी फायदा हो सकता है। राजा बोला। अब मैं महल वापस नहीं जाना चाहता, कम से कम अभी तो नहीं। भीमा तुरंत बोला। ठीक है, तब तक तुम मेरे साथ रहो। जंगल में मैं तुम्हें बचा सकता हूँ। राजा को यह बात सही लगी। भीमा शिकार करता राजा धीरे धीरे जंगल की जिंदगी सीखने लगा। भीमा ने देखा, राजा भले ही सादे कपड़ों में है, लेकिन उसकी आदतें अभी भी राजसी हैं। वह अच्छे खाने की बात करता, महल की कहानियां सुनाता और कभी-कभी अपने गहनों का जिक्र भी करता। भीमा के मन में अब साफ विचार आने लगा। अगर मुझे इसके सारे गहने मिल जाएं, तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। एक रात जब राजा गहरी नींद में था, भीमा चुपचाप बैठा उसे देख रहा था। उसके दिमाग में एक खतरनाक योजना बनी। अगर मुझे इसके सारे गहने मिल जाएं, तो मेरी जिंदगी बदल सकती है। उसका दिल कह रहा था, ये गलत है। लेकिन लालच कह रहा था, ऐसा मौका बार बार नहीं मिलता। भीमा ने अपनी पोटली खोली। उसमें कुछ जड़ी बूटियां थीं जो वह शिकार के लिए इस्तेमाल करता था। उसने सोचा, अगर इसे खाने में मिला दूं, तो ये गहरी नींद में चला जाएगा। उसके हाथ कांप रहे थे। एक तरफ इंसानियत, दूसरी तरफ लालच। कुछ देर तक वह सोचता रहा। फिर उसने धीरे से कहा, माफ करना दोस्त, लेकिन ये दुनिया ऐसे ही चलती है। रात गहरी हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। सिर्फ झींगुरों की आवाज गूंज रही थी। आग धीरे धीरे बुझ रही थी और राजा वीरेंद्र सिंह गहरी नींद में सो रहा था। लेकिन इस शांति के पीछे एक बड़ा तूफान छिपा था। भीमा चुपचाप उठा। उसने अपनी पोटली खोली और जड़ी बूटियों का मिश्रण निकाला। वह धीरे से बुदबुदाया, बस थोड़ी सी, और ये गहरी नींद में चला जाएगा। उसने खाना तैयार किया और उसमें वो जड़ी बूटी मिला दी। भीमा ने राजा को जगाया। भाई उठो, खाना खा लो। राजा आधी नींद में उठा तुम सच में अच्छे इंसान हो। अगर तुम ना मिलते तो शायद मैं जिंदा ना रहता। और यह सुनकर एक पल के लिए भीमा का दिल कांप गया। लेकिन फिर लालच जीत गया। राजा ने खाना खाया और कुछ ही देर में उसकी आंखें भारी होने लगीं मुझे नींद आ रही है। और वह गहरी नींद में चला गया। भीमा ने चारों तरफ देखा। कोई नहीं था। उसने धीरे धीरे राजा के गहने उतारने शुरू किए। उसकी कीमती अंगूठी, हार और राजसी कपड़े। फिर खुद वो कपड़े पहन लिए। आईने की तरह पानी में खुद को देखकर वह हंसा। अब मैं भी राजा लग रहा हूँ। भीमा अब पूरी तरह से राजा जैसा दिख रहा था। उसने सोचा, अब मैं किसी भी गांव या महल में जाऊंगा, तो लोग मुझे राजा समझेंगे। उसकी आंखों में लालच चमक रहा था। वह जल्दी जल्दी वहां से निकल पड़ा, राजा को अकेला छोड़कर। कुछ दूर जाने के बाद जंगल और भी घना हो गया। अचानक पेड़ों के पीछे से आवाज आई। अरे अरे, कौन है वहां? 3 खतरनाक डाकू सामने आ गए। डाकुओं ने भीमा को ऊपर से नीचे तक देखा। उसके राजसी कपड़े, गहने। एक डाकू हंसा। लगता है कोई बड़ा शिकार हाथ लगा है। दूसरा बोला। ये तो कोई राजा लगता है। भीमा घबरा गया, लेकिन खुद को संभालते हुए बोला। हाँ, मैं सूर्यगढ़ का राजा हूँ। डाकू एक दूसरे को देखने लगे। राजा? और वो भी अकेला? उन्हें शक होने लगा। डाकुओं ने उसे घेर लिया। भीमा का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। कुछ पल के लिए उसने झूठ बनाए रखा, लेकिन फिर डर के आगे टूट गया। नहीं, मैं राजा नहीं हूँ। मैं एक शिकारी हूँ। मैंने असली राजा को धोखा दिया। डाकुओं के चेहरे पर चालाक मुस्कान आ गई। उन्होंने तुरंत फैसला किया। इसे साथ ले चलते हैं। ये हमें असली राजा तक ले जाएगा। घने जंगल में सुबह की हल्की रोशनी फैल रही थी। पत्तों पर ओस की बूंदें चमक रही थीं। उसी पेड़ के नीचे जहां राजा वीरेंद्र सिंह सो रहा था, उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं। राजा ने उठकर चारों ओर देखा, लेकिन वहां ना भीमा था, न उसके गहने। उसने अपने कपड़ों की तरफ देखा। सब कुछ गायब था। कुछ पल के लिए वह समझ ही नहीं पाया। फिर अचानक सब याद आ गया। रात खाना और गहरी नींद।
राजा ने गुस्से और दर्द में कहा। उसने मुझे धोखा दिया। अब राजा के पास कुछ भी नहीं था, न कपड़े, न गहने, न खाना। वह धीरे धीरे उठकर चलने लगा, लेकिन भूख और कमजोरी से उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। अगर जल्दी कुछ नहीं मिला तो मैं यहीं खत्म हो जाऊंगा। चलते चलते उसे एक पुरानी पोटली मिली, शायद किसी साधु की छोड़ी हुई। उसने उसे खोला। अंदर एक साधु का चोला था। राजा कुछ देर उसे देखता रहा। शायद अब यही मेरी पहचान है। राजा ने वह चोला पहन लिया। अब वह बिल्कुल एक साधु जैसा लग रहा था। उसने सोचा, शायद अब यही मेरी पहचान है। जंगल से बाहर निकलते हुए वह एक छोटे से गांव के पास पहुंचा। वाले उसे देखकर रुक गए। अरे, कोई साधु बाबा हैं। राजा थका हुआ था। वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और कुछ ही देर में गहरी नींद में चला गया। गांव वालों ने उसे देखा और आपस में बात करने लगे। देखो, बाबा जी ध्यान में बैठे हैं, कितने शांत लग रहे हैं। उन्होंने सोचा। ये कोई महान तपस्वी है। लोग उसके पास फल, दूध और चावल रखने लगे। राजा इतना थका हुआ था कि वह 3 दिन तक सोता रहा। जब उसकी आंख खुली तो उसने अपने चारों ओर खाने का ढेर देखा। वह हैरान रह गया। ये सब मेरे लिए? राजा ने खाना खाया और पहली बार बिना किसी डर के पेट भरा। वह सोचने लगा, साधु बनकर तो बिना मेहनत के सब मिल रहा है। लेकिन उसके अंदर एक सवाल भी था। क्या यही सच्ची खुशी है या मैं फिर भाग रहा हूं? उसी समय कुछ गांव वाले उसके पास आए। बाबा जी, हमारे गांव में कई सालों से बारिश नहीं हुई, फसलें सूख रही हैं, कृपया हमारी मदद कीजिए। राजा घबरा गया। उसे कुछ भी नहीं आता था, लेकिन सच्चाई बताने से डर रहा था। राजा ने गंभीर आवाज में कहा, तुम सब उपवास करो और 2 महीने तक मेरी कुटिया में कोई अंदर ना आए। भगवान जरूर सुनेंगे। गांव वाले झुक गए। जैसा आप कहें बाबा जी। कि उस हिस्से में जहां राजा वीरेंद्र सिंह अब साधु बनकर रह रहा था। शाम का समय था। हल्की हवा बह रही थी। उधर दूर रास्ते पर भीमा डाकुओं के साथ उसी दिशा में बढ़ रहा था। डाकुओं ने रास्ते में गांव वालों से पूछा, यहाँ कोई अजीब आदमी देखा है क्या? हाँ, हमारे गांव में एक महान बाबा आए हैं। उन्होंने हमारी समस्या का हल बताया है। डाकू एक दूसरे को देखने लगे। कहीं वही तो नहीं? डाकू और भीमा चुपचाप कुटिया के पास पहुंचे। अंदर दीपक जल रहा था और साधु के रूप में राजा ध्यान में बैठा था। भीमा ने जैसे ही अंदर झांका, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। ये तो वही राजा है। उसी पल राजा ने भी आंखें खोलीं और दोनों की नजरें मिलीं। कुछ सेकंड के लिए समय जैसे रुक गया। डाकू बोले, बाबा जी, हमें एक राजा की तलाश है। क्या आप उसकी मदद कर सकते हैं? राजा ने शांत स्वर में कहा। सब जानता हूं। तुम लोग क्यों आए हो? डाकू चौंक गए। सच में बाबा जी? राजा समझ चुका था, यही मौका है सब ठीक करने का। उसने गंभीर आवाज में कहा, तुम जिस राजा को ढूंढ रहे हो वह अभी सुरक्षित है। डाकू तुरंत बोले। हमें उसके पास ले चलिए। हमें उसे उसके भाई के पास पहुंचाना है। राजा ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, सब कुछ समय पर होगा। पहले तुम लोग आराम करो। कल मैं तुम्हें रास्ता दिखाऊंगा। भीमा चुपके से कुटिया के अंदर आया। जैसे ही वह अंदर आया, वह राजा के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। भीमा रोते हुए बोला, मैंने लालच में आकर आपको धोखा दिया, आपके कपड़े और गहने चुरा लिए। लेकिन उसी समय ये डाकू मेरे पीछे पड़ गए। उन्होंने मुझे मारा, धमकाया और आपके बारे में सब उगलवा लिया। राजा कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, तुमने सिर्फ मुझे नहीं, अपने इंसानियत को धोखा दिया है। भीमा सिर झुकाकर बोला, मैं जानता हूं महाराज, मैं अपनी गलती मानता हूं। जो सजा देंगे स्वीकार है। राजा ने गहरी सांस ली। हर गलती के बाद इंसान को एक मौका मिलना चाहिए। भीमा ने आश्चर्य से ऊपर देखा। महाराज, राजा बोला, अगर तुम सच में अपनी गलती सुधारना चाहते हो तो मेरी मदद करो। राजा ने धीरे धीरे अपनी योजना बताई। हम इन डाकुओं के जरिए महल तक पहुंचेंगे और वहां सच्चाई सबके सामने लाएंगे।
भीमा ध्यान से सुनता रहा। सुबह की पहली किरण के साथ ही कुटिया के बाहर हलचल शुरू हो गई। डाकू बेचैन थे। उन्हें बस एक ही चीज चाहिए थी, इनाम। अंदर राजा वीरेंद्र सिंह अब भी साधु के रूप में शांत बैठा था, लेकिन उसके मन में एक मजबूत योजना तैयार हो चुकी थी। डाकू अंदर आए और बोले। बाबा जी, अब हमें उस राजा तक ले चलिए। राजा ने आंखें खोलीं और गंभीर स्वर में कहा। तुम लोग जिस राजा को ढूंढ रहे हो उसे पाना आसान नहीं है। डाकू घबरा गए। तो फिर क्या करें? राजा बोला। तुम मुझे सूर्यगढ़ के महल तक ले चलो, वहीं तुम्हें तुम्हारा उत्तर मिलेगा। डाकू एक दूसरे को देखने लगे। उनके मन में लालच था। अगर बाबा सच में राजा को ढूंढ सकता है तो हमें इनाम जरूर मिलेगा। उन्होंने तुरंत हामी भर दी। ठीक है बाबा जी, जैसा आप कहें। अब एक अजीब टोली तैयार थी। आगे आगे साधु बने राजा, पीछे पीछे डाकू और साथ में पछतावे में डूबा भीमा। लेकिन इस बार राजा डर नहीं रहा था। उसके चेहरे पर आत्मविश्वास था। चलते चलते डाकुओं ने पूछा। बाबा जी, आप इतना सब कैसे जानते हैं? राजा मुस्कुराया। जो खुद दुख झेलता है वही दूसरों का दर्द समझता है। भीमा यह सुनकर चुप हो गया। उसे अपनी गलती और भी भारी लगने लगी। कुछ घंटों बाद दूर से सूर्यगढ़ का महल दिखाई देने लगा। ऊंची दीवारें, सैनिकों की पहरेदारी, सब कुछ वैसा ही था जैसा राजा छोड़कर गया था। राजा ने मन ही मन कहा। अब सच सामने आएगा। डाकुओं ने पहरेदारों से कहा। हम एक महान बाबा को लेकर आए हैं। ये राजा के बारे में सब जानते हैं। सैनिक तुरंत उन्हें अंदर ले गए। दरबार में राजा का भाई रुद्र सिंह बैठा था। वह खुद को राजा घोषित करने की तैयारी में था। जैसे ही उसने साधु को देखा, उसकी आंखों में चालाकी चमक उठी। शायद ये मेरे काम आ सकता है। रुद्र सिंह ने कहा। हे महात्मा, अगर आप मेरे भाई को ढूंढ दें तो मैं आपको धन से भर दूंगा। धन की मुझे आवश्यकता नहीं, लेकिन सच्चाई जाननी जरूरी है। राजा ने सीधे पूछा। क्या तुमने कभी अपने भाई के साथ विश्वासघात किया है? ये सुनते ही रुद्र सिंह एक पल के लिए चौंक गया, लेकिन फिर संभल कर बोला। नहीं महात्मा, मैं अपने भाई से बहुत प्रेम करता हूं। राजा समझ गया। अब इसे बेनकाब करने का समय आ गया है। उसने कहा। ठीक है, मैं तुम्हें तुम्हारे भाई से मिलवाऊंगा, लेकिन उससे पहले मुझे एक छोटा सा अनुष्ठान करना होगा। रुद्र सिंह तुरंत बोला। जैसा आप कहें। सूर्यगढ़ का महल का दरबार लोगों से भरा हुआ था। सभी की नजरें उस साधु पर थीं, जो दावा कर रहा था कि वह राजा को ढूंढ सकता है। वह साधु कोई और नहीं, बल्कि राजा वीरेंद्र सिंह खुद था। राजा ने गंभीर आवाज में कहा। राजा को वापस लाने के लिए एक विशेष अनुष्ठान करना होगा। दरबार में सन्नाटा छा गया। महात्मा जी, जो भी करना हो जल्दी कीजिए। मैं अपने भाई से मिलना चाहता हूं। उसकी आंखों में झूठ साफ झलक रहा था। राजा ने कहा। इस अनुष्ठान में सच्चाई अपने आप सामने आएगी। फिर उसने सैनिकों से कहा। यहां मौजूद हर व्यक्ति को दरबार में बुलाया जाए, खासकर रसोई के लोग और सेवक। रुद्र सिंह थोड़ा घबरा गया। ये सब क्यों? राजा ने शांत स्वर में कहा। सच्चाई कभी अकेली नहीं होती, उसके गवाह भी होते हैं। कुछ देर बाद रसोई का एक सेवक डरते डरते दरबार में आया। राजा ने उससे पूछा। सच सच बताओ, क्या तुमने कभी राजा के खाने में कुछ मिलाया था? सेवक कांपने लगा। उसने रुद्र सिंह की तरफ देखा। रुद्र सिंह गुस्से से बोला। चुप रहो, कुछ मत बोलना। लेकिन साधु गरज उठा। सच्चाई से भागोगे तो सजा और बड़ी होगी। यह सुनकर सेवक डर गया और रोते हुए बोला। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे मजबूर किया गया था राजा के खाने में जहर मिलाने के लिए। ये सुनते ही पूरा दरबार हिल गया। क्या? क्या? जहर? जहर? सभी लोग हैरान थे। राजा ने पूछा। किसने कहा था? सेवक ने कांपते हुए उंगली उठाई। रुद्र सिंह ने। अब सबकी नजरें रुद्र सिंह पर थीं। वह चिल्लाया। ये झूठ है। ये सब मिलकर मुझे फंसा रहे हैं। तभी साधु आगे बढ़ा। उसने धीरे धीरे अपना चोला उतारना शुरू किया, और जैसे ही उसका चेहरा साफ दिखाई दिया, पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। महाराज! सब लोग एक साथ चिल्ला उठे।
ये तो राजा ये तो राजा वीरेंद्र है। सिंह हैं। रुद्र सिंह के चेहरे का रंग उड़ गया। राजा ने गुस्से में कहा, रुद्र सिंह, अगर तुम मुझसे गद्दी मांगते तो मैं खुद दे देता, लेकिन तुमने मुझे मारने की कोशिश की। सूर्यगढ़ का महल का दरबार अब पूरी तरह बदल चुका था। जहां कुछ देर पहले झूठ और साजिश थी, अब वहां सच्चाई खड़ी थी। सिंहासन के सामने खड़े थे राजा वीरेंद्र सिंह और उसके सामने झुका हुआ था रुद्र सिंह। रुद्र सिंह के चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। वह घुटनों के बल गिर पड़ा। भाई, मुझे माफ कर दो। मुझसे गलती हो गई। मैं लालच में अंधा हो गया था। राजा की आंखों में दर्द और गुस्सा दोनों थे। गलती? इसे तुम गलती कहते हो? तुमने अपने ही भाई को मारने की कोशिश की, जिसने तुम्हें हमेशा अपना माना। दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा ने गहरी सांस ली और फिर कहा, रुद्र सिंह, तुम्हारे अपराध के लिए तुम्हें मृत्युदंड मिल सकता था, सब लोग चौंक गए। लेकिन तुम मेरे भाई हो, राजा ने आगे कहा, इसलिए मैं तुम्हें एक आखिरी मौका देता हूं। तुम्हें 1 साल के लिए राज्य से बाहर जाना होगा। इस दौरान तुम अपनी गलती का प्रायश्चित करोगे। अगर तुम सच में बदल गए तो वापस आ सकते हो। दरबार के लोग आपस में फुसफुसाने लगे। महाराज ने बहुत बड़ा दिल दिखाया। ऐसा न्याय बहुत कम देखने को मिलता है। अब राजा की नजर गई भीमा पर। भीमा डर के मारे कांप रहा था। वह तुरंत राजा के पैरों में गिर पड़ा। महाराज, मैंने भी बहुत बड़ा पाप किया है। मुझे जो सजा दें मैं स्वीकार करूंगा। राजा ने उसे ध्यान से देखा। तुमने मुझे धोखा दिया, लेकिन बाद में सच्चाई का साथ भी दिया। अगर तुम चाहते तो मुझे फिर से धोखा दे सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। कुछ पल के लिए पूरा दरबार शांत हो गया। फिर राजा ने कहा, भीमा, तुम्हें सजा नहीं, एक जिम्मेदारी दी जाती है। आज से तुम इस राज्य के मंत्री बनोगे। सब चौंक गए। भीमा की आंखों में आंसू आ गए। मंत्री, मैं? राजा मुस्कुराया। हाँ, ताकि तुम अपनी गलती सुधार सको और लोगों की सेवा कर सको। अब बारी थी उन डाकुओं की। डाकू डर के मारे झुक गए। महाराज, हमें माफ कर दीजिए। राजा ने कहा, तुमने गलत रास्ता चुना, लेकिन अब मौका है बदलने का। आज से तुम महल के बगीचे में काम करोगे। ईमानदारी से जीवन जीना सीखो